हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड संजीव कुमार। आज मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ, आपके मित्र हूँ। अपने से जो बड़े हैं उनके लिए सादर प्रणाम, जो छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद। मैं आज जो है कोई फिजिक्स का लेक्चर देने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ रणनीति के बारे में बताऊँगा, कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा, काम को कैसे करें इसको लेकर के आपको सिखाएंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें बताएंगे। तो देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 12th बोर्ड में, ठीक ना। देखो हेडिंग क्या है, स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन बेटर मार्क्स इन 12th एग्जाम। देखो नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, योर सक्सेस इज इन योर हैंड, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। चलो ये लाइन तो बहुत बार सुना है ना, बहुत बार एक ही बात को बोलना पड़ता है, लेकिन जानते ही हो जो सच है वो तो सच है, बोलना तो पड़ेगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास बेहतर स्ट्रैटेजी हो तो तुम्हारी जो सफलताएं हैं वो तुम्हारे अपने हाथ में। और उसके लिए देखो, तुम जीवन में कुछ भी होते हो, मैं हूं या कोई भी, उसमें उसका खुद का योगदान मोर देन 80% होता है। 10% उसके शिक्षक का योगदान हो सकता है और 10% उसके घर का माहौल, माता पिता, सोसाइटी, मित्र, बाकी सारे लोग हो सकते हैं। यानी हम जो कुछ भी हैं, अच्छे या बुरे, उसके लिए जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं जो अपने सारे कमियों का जिम्मेदारी किसी और पे थोप देते हैं। वो लोग बहुत हद तक तुम कह सकते हो अज्ञानी भी हैं, और बहुत हद तक जो है वो व्यक्ति अच्छे ढंग से चीज़ों का व्याख्या करने वाला भी नहीं। एनालाइजिंग पावर उसमें नहीं है। एक बात सोचो, अगर कोई मुझ में कमी निकालेगा तो शायद मुझे बुरा भी लगे, लेकिन जब वो कमी निकाला है तो क्या पता कुछ हकीकत भी हो। और मैं उस कमियों पे जब एनालाइज करूँगा, उसके बारे में सोचूंगा और उन कमियों को अगर दूर करूँगा तो बोलो निखार किस में आएगा? निखार मेरे में आएगा। अब हम तो ये भी काम कर सकते हैं, कोई हम में एक कमी निकाला, बदले में हम उसमें 10 कमी निकाल दिए। लो, इससे तो मेरे में कोई निखार नहीं आया, उल्टे मेरे मन में नकारात्मक भाव आया। उसके लिए भी है ना, दिन रात हम टेंशन में रहे, सोचते रहे। तुम ही बतलाओ, कोई भी बहुत अच्छा काम बहुत तनाव में आदमी कर पाता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए पहले तो ये जानो कि कमियां जो है अपने अंदर ढूंढनी है, ठीक ना। वो दूसरे में कमी नहीं निकालना है। बस याद रखना, मूर्खों की पहली पहचान होती है, वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के बारे में गलत ढंग से संबोधित करते हैं। ये पहली पहचान है। मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, जो कहो, क्योंकि जो ज्ञान है ना, ज्ञान जिसको मिलता है, ज्ञान का पहला ही स्टेप होता है कि वो तुम्हारे अहंकार को मार देता है। तुम जानते हो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, लेकिन तुम्हें मालूम है जब न्यूटन से पूछा गया कि भाई आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपके पास तो बहुत नॉलेज है, तो बोले कि मेरे पास उतना ही नॉलेज है जो समझ लो समंदर किनारे कहीं बैठ करके और रेत और कंकड़ पत्थर थोड़ा बहुत मैं इकट्ठा करके बैठ गया हूँ। यानी जो इतने पत्थर, रेत और समंदर है उसमें बस थोड़ा सा मैंने जुटा पाया। यानी ज्ञान का सीमा जो है अनंत है। उस अनंत सीमा से हम लोग थोड़ा बहुत कुछ हासिल करते हैं। और बतलाओ, और उसके बाद जो है हम अपने आप को एकदम, चलो मैं दुनिया का महाज्ञानी, मैं ऐसा वैसा वो, इसका मतलब समझ लो उसे ज्ञान की दर्शन नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान का दर्शन हुआ रहता तो उसका अहंकार तो कब के मर चुका होता। न्यूटन में अहंकार नहीं आया, आइंस्टाइन में अहंकार नहीं आया, जितने ज्ञानी लोग हुए उनमें अहंकार नहीं आया। और तुम अहंकारी अगर देखते हो, तुम्हें जैसे ही लोग दिखाई पड़े ऐसे, कोई एकदम कहता है क्या पूछोगे, कहाँ से पूछोगे, पूछ के देखो, ये करो वो करो, तो समझ लेना कि वो आदमी बहुत कम जानने वाला है। क्योंकि अगर तुम हम ही से कहो तो मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है,
दुनिया की सारी बातें नहीं आती है। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत विद्वान हूँ? मुझे तो कभी आज तक फीलिंग भी नहीं हुआ कि मैं बहुत लायक भी हूँ। मेरे पास तो बहुत ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना कम मैं जानता हूँ। हर दिन सोचता हूँ कि कितना ज्ञान की अनंत सीमा है। ओह काश मुझे इतना दिमाग मिला होता, इतना समय मिला होता, इतने चीज़ों को जुटाते। तो चलो एक तो मैं तुम्हें बतला दूं कि तुम्हारी जो सफलता है वो तुम्हारे अपने हाथों में होती है। हाँ, रणनीति जो बनाते हैं हम लोग, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहे हैं, बस 12th बोर्ड एग्जाम का आज बात करें। देखो मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, उसके लिए एक अलग सेशन रखूंगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक करूं, है ना। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं स्पेशली केवल 12th एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूं। अब देखो इसमें, देखो कोई भी तुम काम करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि मुझे करना क्या है, उसका कितना बड़ा दायरा है ना। फिर तुम देखते हो, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हें कोई एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम सोचोगे ना कि उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, और फिर मेरे पास जो क्षमता है उस क्षमता के अंदर हम उसको कैसे परफॉर्म का एक्सक्यूट कर पाए, रिजल्ट में उसको कन्वर्ट कर पाए, है ना। तो पहले तो ये देखो कि तुम्हारा वर्क क्या है। तो वर्क क्या है, उसके लिए मुझे सबसे पहले, जो अक्सर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक ना, सबसे पहले क्या करो, अपने सिलेबस को लिख लो, है ना, या प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, वो सिलेबस का, और उसको क्या करो, जहाँ स्टडी करते हो ना एक दीवार पे चिपका दो, ठीक है ना। जहाँ स्टडी करते हो वहाँ दीवार पे चिपका दो। काहे के लिए कि ना चाहते हुए भी नज़र बार बार उस पर जाए, है ना। अब चलो सिलेबस भी जो है, वैसे जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो एक तरह से NCERT सिलेबस है। हालांकि बिहार बोर्ड भी जो है, स्पेशली हम बिहार स्टेट का बात करें, ऑल ओवर इंडिया का अगर बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे, तो वो भी NCERT ही सिलेबस है। और लगभग इंडिया के सारे स्टेट्स जो है थोड़ा कम या ज़्यादा NCERT सिलेबस को ही फॉलो करता है। लेकिन जैसे ICSE बोर्ड होगा ना, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन हम सारे बोर्ड्स के लिए बात करें, ठीक ना, ठीक है। देखो तो तुम्हारा जो सिलेबस है, एक तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, अगर मान लो CBSE बोर्ड में हो या बिहार जैसे स्टेट बोर्ड में हो तो NCERT ही तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक हो गया, जो टेक्स्ट बुक के रूप में, या टेक्स्ट बुक जो तुम्हारा स्टेट रेकमेंड करता हो, कोई भी स्टेट हो, उसके अकॉर्डिंग। देखो अब सिलेबस को हम बेहतर ढंग से फॉलो कैसे करें, तो जैसे ही तुम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हो ना, सिलेबस अपने आप फॉलो हो जाता है। तो जैसे ऐसे समझो, मान लो ये 0 लेवल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10। मान लो 1 मिनट के लिए मुझे 0 से 10 पर पहुंचना, यही मेरा फुल सिलेबस। तो बीच बीच में ये भी चेक करना है कि आखिर हम पहुंचे कहाँ तक, है ना। देखो अगर तुम टीचर पे ही केवल डिपेंडेंट हो, तुम कोचिंग पे डिपेंडेंट हो, ट्यूशन पे डिपेंडेंट हो, तो बहुत बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत कुछ बात स्किप कर जाता है, या जो मेन बात रहता है ना उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो जो है ना स्किप कर गया, बाद में वो रिकॉल हुआ, या कभी कभी वो रिकॉल ही नहीं हुआ। लेकिन अब देखो उसमें क्या होता है, जब तुम पूरी तरह से टीचर्स पे, कोचिंग पे डिपेंडेंट होते हो,
और जब तुम टेस्ट में मार्क्स देखते हो तो अरे ये तो बहुत कम मार्क्स हो गया एग्जाम में, अरे एग्जाम का क्वेश्चन देखे, अरे क्वेश्चन तो इससे भी आया, हाँ ये तो सिलेबस में था ही, है ना। इसलिए सिलेबस को अच्छे ढंग से समझना है और ये टिक करते चलना है कि हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक अचीव किए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करते चलना है, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह, जो टेक्स्ट भी है, जो लिखे हुए बातें जो हैं, जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको भी पढ़ो, उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग नहीं। नेक्स्ट तुम जानना कि अब हम बुक्स कौन पढ़ें। तो देखो, एक तो रेफरेंस बुक्स तो होता ही है तुम्हारे पास, है ना। जैसे मान लो, जैसे हम स्टार्ट में ही तुमको बोल दिए कि रेफरेंस बुक में साथ में जैसे एस.सी. वर्मा का बुक पढ़ लो, या अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ स्टूडेंट के पास जो है जीआरबी का बुक होता है, प्रदीप का बुक होता है, कम्प्रहेंसिव, सारे बुक्स बेहतर ही हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तुम्हारा रेफरेंस व्यू है। और मतलब बोर्ड को लेते हुए अगर सोचो तो वो सब बुक अच्छे बुक हैं, उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह भी रहता है। तुम्हें वो सब भी तुम अपना रेफरेंस बुक के, तो रेफरेंस बुक का बात जो है वो तो हम लोग करते ही रहेंगे और उसका प्रॉब्लम साइड में बनाते हैं। हाँ, एक बात तुम्हें ज़रूर बता दे रहे हैं, और वो ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, एस.सी. वर्मा का जो बुक लिखा हुआ, उस बुक को अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। उसके प्रॉब्लम्स को अगर बना लोगे तुम कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉब्लम का ऑर्डर दिया हुआ है और कोशिश किया गया है लगभग हर टाइप्स के प्रॉब्लम को देने। और ख़ास करके तुम अगर मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो निश्चित रूप से तुमको एकदम पूरी तरह से बेहतर बना देगा। इतना अच्छा तुम्हारे पास कंसेप्ट आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये सोचे तो बनाए, लेकिन अब सोचो, हम लोग ये तो सोच लिए इतना सिलेबस मुझे पढ़ना है, चाहे ये बुक मुझे पढ़ना। अब तुम सोचो, तुम एक बिल्डिंग बनाने के प्लान बना लिए, लेकिन ये सिलेबस फॉलो कैसे करें, कैसे फॉलो करें। तो उसके लिए देखो, तुम्हारा जो सेकंड स्टेप क्या है, तो तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए। एक तो नोट्स जो तुम्हारे टीचर का है ना, और एक तुम्हारा ओन नोट्स, तुमने खुद से इस नोट्स को बनाया है, खुद से सोच समझ के बनाया है ना। अब जो तुम नोट्स बनाओगे उसमें क्या क्या चीज मेंशन करें उसके बारे में भी बतलाएंगे। इसके अलावे एक वेरी शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसको एक तरह से तुम मेमोरी मैप भी बोल सकते हो। वो इतना छोटा नोट्स है कि बस थोड़ा देर हम टाइम दिए और पूरा चैप्टर जो है ना एक तरह से मेरे माइंड में आ गया, है ना। तो जैसे देखो, एक तो बतलाए हैं कि तुमको जो है एक नोट्स जो तुम्हारा जो टीचर बनवाए, इंस्टीट्यूट बनवाए, जो असाइनमेंट मिला। दूसरा क्या है कि तुमने उस नोट्स को खुद से डेवलप किया कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि तुम जो है ना, कभी उस कॉपी में लिख लिया, कभी उस कॉपी में, कभी क्लास में तुम पहुंचा और कोई दूसरा कॉपी आ गया, किसी के पेज में लिख लिया, वो उसको डाल लिया, फिर बाद में खोजते हो तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है। फिर परेशान होते हो, कोई दोस्त से बोलते हो भाई तुम नोट्स दो, एक तो बहुत मुश्किल से कोई नोट्स देता है, फिर नोट्स मिलता भी है तो उसको वो नोट्स में वो फीलिंग ही नहीं आता है, वो अच्छा ही नहीं लगता है। अपना नोट्स जो है वो साफ साफ क्लियर नज़र आता है। इसलिए नोट्स हमेशा किसका होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, है ना। फिर जो है वेरी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जैसे मान लो तुम अभी तक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पढ़े, है ना, तो शॉर्ट में लिख लेंगे कूलम्ब्स लॉ, लिख लिए साइड में ना, A=2 K Q1 × Q2/r²। अब फॉर्मूला लिख लिया हो। अब अगर एग्जाम में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ क्या है,
तो बोल सकते हो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो एक लिटरेचर बन जा रहा है कि नहीं, फिर उसी में लिख लोगे इसका लिमिटेशंस क्या, इसका वेक्टर फॉर्म क्या। बस एक लाइन में या 2 लाइन में हम इतने बात को लिख लिए, क्या होगा। अब कूलम्ब्स लॉ बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए 2 लाइन मुझे पढ़ना पड़ेगा। समझ गया। देखो ये स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होने के बाद में भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई रणनीति नहीं है ना। अब वो कुछ लोग का है ना कि वो दिन भर पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनका लाइफ में भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। देखो एक बात याद रखना, बिना मतलब के, बिना बातों के, बिना सब्जेक्ट मैटर के अलग अलग स्टडी करना भी एक एडिक्शन ही है। उसमें भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे गोल डिसाइड करो, और तुम गोल डिसाइड करोगे ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ तुम करते हो और कुछ चीज़ अपने आप हो रहा होता है। जो तुम कर नहीं रहे होते हो वो अपने आप हो रहा होता है। जैसे समझो कुछ बात तुमको बता रहे, जैसे मान लो तुम चावल और गेहूं को एक साथ मिक्स कर दो, और तुमसे कोई आके कहा कि देखो जी चावल मुझे अलग चाहिए, गेहूं मुझे अलग चाहिए, तो तुम क्या उससे कहोगे कि भैया आपको एक के वो टास्क दीजिए ना, काहे के लिए कभी कहते हैं चावल अलग चाहिए, गेहूं अलग चाहिए। लेकिन तुम थोड़ा सोचो तो, चावल अलग करोगे तो गेहूं खुद ब खुद अलग हो जाएगा कि नहीं। यानी एक काम तुम करते हो तो उसके साथ साथ दूसरा काम हो रहा होता है ना। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो चलो मेरे माइंड में ये है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करूं, तो हो सके कोई मेरे लिए भी बेहतर कर रहा हो, है ना। इसलिए ये मत सोचो, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट हो और उसमें बहुत डाइवर्सिटी भी मत लाओ। अब कुछ बच्चा है ना, एक दिन इरोडोव का बुक बना लेगा, एक दिन रेसनिक बना लेगा, एक वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन, और उससे पूछते चलेगा, वो उल्टे तुमको फ्रस्ट्रेशन में डालते चलता है, और तुमको डिप्रेस कर देगा। वो कहेगा हमने तो इरोडोव बनाया, हम तो ये बनाए, हम तो ये बनाए। अरे देखो फैक्ट्स तो लिमिटेड है ना, फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। न्यूटन्स का जो लॉ है ना, मैं पढ़ाऊं चाहे न्यूटन खुद आके पढ़ाएं, लॉ तो वही पढ़ाना पड़ेगा। तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि साइंस तो फैक्ट पे चलता है ना, वो कल्पना नहीं है, वो मिथ नहीं है, वो तो फैक्ट है। जो फैक्ट है वो पढ़ाएंगे, और वो भी अगर पता चलेगा कि ये फैक्ट्स सही नहीं है तो अगले साल से बदल देंगे। आइंस्टाइन जो हैं, न्यूटन के दिए गए बहुत से फार्मूला को, या बाद में आने वाले बहुत से साइंटिस्ट जो है उनके फार्मूला को सही नहीं बता करके अपने नए फार्मूला दिए, और उसको भी एक्सेप्ट किया गया, ठीक ना। इसमें कोई साइंस में बाउंड्री लाइन खींचा हुआ नहीं रहता है कि आप इनसे ऊपर नहीं हो सकते। इसमें कोई हेड नहीं होता है, इसमें हेड केवल वही होता है जो फैक्ट होता है, जो सत्य होता है। सत्य से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलो ये तो दूसरा स्टेप में आए तुम्हारा कि नोट्स बनाना है। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप ये है कि तुम अभी ही जस्ट एक क्वेश्चन बैंक लो, और क्वेश्चन बैंक कौन लेना, चैप्टर वाइज। क्योंकि देखो एक तो क्वेश्चन बैंक ऐसा ले लेता है ना जिसमें पिछ मान लो अलग अलग साल का क्वेश्चन है, अब उसमें ढूंढते चलते हो अभी हम क्या पढ़े, अभी क्या, वो टाइम वेस्टिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लो, और जो चैप्टर पढ़ो तुम देखो कि उसका सब क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं। जो नहीं बन पा रहा उसका सही आंसर कहाँ है, टीचर से पूछेंगे, बुक पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक्स को देखेंगे, जहाँ भी होगा ढूंढेंगे। आज तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, गूगल्स वगैरह, बहुत से सपोर्टिंग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू तुम कर सकते हो। इसीलिए देखो क्या लिखे हैं, योर सक्सेस इज इन योर हैंड्स। मैं जो हूँ एक कैटलिस्ट के वर्क में हूँ, तुम्हारे रिएक्शन का फास्ट कर सकता हूँ, तुमको इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सकता हूँ। कभी भी मैं तुम्हारे जगह नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, हम तुम्हें केवल सजेस्ट कर सकता हूँ, है ना।
वो काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा काम कैसे आसान हो वो मैं रणनीति तुमको जरूर बना सकता हूँ। अब देखो, मान लो मेरे पास हम सिलेबस भी लिख लिए, नोट्स भी लिख लिए, क्वेश्चन बैंक भी बना लिए, ले लिए, है ना। अब हम क्या करें भाई, ये सब कर लिए तो अब मुझे करना है रिवीजन्स। ये रिवीजन के लिए जो है ना एक प्लान बना लो, चाहे वो रिवीजन मंथली वीकली प्लान बनाओ। वैसे तो देखो, मैं उन असाधारण विद्यार्थियों के लिए बात नहीं कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। मैं अगर साधारण विद्यार्थियों की बात करूं तो पहले भी मैं लेक्चर में बताया हूं कि देखो, रिवीजन जो है ना वो एक तरह से पर डे करने का टाइम, पर डे का है, मतलब उसका भी एक रूटीन बनाएंगे कि हमको कैसे स्टडी करना है और कितना हम फुलफिल कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना है। यानी कि रिवीजन का एक प्लान तुम्हें फिर से मैं इसमें बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग पहले नहीं सुने होंगे। जैसे देखो, मान लो तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया पूरा, फर्स्ट चैप्टर का टीचर का नोट्स है, उसके आधार पे तुमने अपना नोट्स बनाया और एक वेरी शॉर्ट नोट्स बनाया, है ना। जैसा कि एक चैप्टर एक क्लास में तो होता नहीं है, तो अगर एक चैप्टर मान लो 10 क्लास में फिनिश हुआ, ऐसे भी 10 क्लास का एक स्लॉट बना लेना, हर 10 क्लास के लिए रूटीन को फॉलो करना और हर सब्जेक्ट में फॉलो करना। थोड़ा मेहनत से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी देखो, जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं ना, उसके प्रति उनको अथाह जो है धैर्य और साहस, हिम्मत, मेहनत सबका जरूरत पड़ा है। वो केवल एक फैक्टर नहीं होता है। और बहुत बार जो है ना, कुछ लोग तुमको कह देगा, देखो सफलता असफलता क्या है भाई, वो तो लक का चीज़ है ना, लक से होता है सब कुछ। देखो, अगर ऐसे सोचोगे ना तो फिर जीवन में तुम कुछ करोगे क्या, हैं? कहोगे कि सर क्या बोले, हम तो घर में आते हैं तो मेरे दादाजी बोलते हैं वही है वही जो राम रची रखा, तो हमको लगता है कि फेल होना होगा तो हम हो जाएंगे, पास होना होगा हम हो जाएंगे। अरे देखो, उसका व्याख्या तुम गलत तरीके से करते हो। इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो बात है तो फिर गीता भी क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसलिए उन चीज़ों को तुम व्याख्या में मत जाओ। कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स आया, अब फ्रेंड आगे क्या बोलने लगा, अरे यार चलो मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना, क्या भाई, जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, तो फिर काहे को पढ़ेगा। लेकिन एक बात सोचो, क्या जिंदगी मरने के लिए मिला है? जिंदगी गर्वपूर्वक जीने के लिए मिला है, सम्मान से जीने के लिए मिला है। और जिंदगी का उद्देश्य ये भी है कि मैं अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ दे सकूं, कुछ बेहतर दे सकूं, अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए कुछ कर सकूं, है ना। एक अवसर है, जिंदगी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक सर्टेन पीरियड तुमको मिलता है कि चलो तुम अगर एक फूल हो तो अपने खुशबू को कहाँ तक फैला सकते हो और किस तरह से फैलाते हो, है ना। तो इसलिए उन लोगों से प्रभावित नहीं होना है। पहले तुम हमेशा समझो तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक जो है मुझे चैन नहीं है। अब थोड़ा समझना, आगे जो बात बता रहे, प्लान में तुम बना लो कि हमको जो है जितना भी हम पढ़े हैं उसको वीक में जो है हर बात को एक बार तो कम से कम रिवाइज कर ही लेना है। जैसे अभी हम बात बता रहे थे कि जैसे तुम पहला क्लास किया ना, जब दूसरा क्लास करने जाना, ये दोनों को रिवाइज कर लेना। कुछ नहीं हो तो वेरी शॉर्ट नोट से रिवाइज करना। तीसरा क्लास किए, फिर इसको किए। 5वां क्लास जब किए, पहला को भी रिवाइज करेंगे, दूसरा को भी, तीसरा को भी। देखो, तुम 5वें क्लास करोगे ना तो पहला 4 बार रिवाइज हो जाएगा। इसलिए ये इतना सिंपल हो जाएगा कि इसका रिवीजन का तुमको कोई जरूरत नहीं। अब तुम 6ठा करोगे तो दूसरा 5 बार हो जाएगा, 7वां करोगे तो तीसरा 5 बार हो जाएगा। यानी कि अगर तुम 10 क्लास का एक स्लॉट बना लेते हो कि 10वें क्लास तक हर बार हम पहला से 10वां चैप्टर तक कम से कम वेरी शॉर्ट नोट्स का ही रिवीजन करेंगे, तो इतना जान लो
एग्जाम के दिन तुम्हारे माथे पे सिकन नहीं होगा। और बहुत लोगों को जानते हो क्या होता है, एग्जाम नज़दीक आया, रूटीन सुने, घबराहट, एकदम हालत उनका खराब हो गया, अब करें तो क्या करें, भाई इतना पढ़े थे, साल भर पढ़े थे, 1.5 साल पढ़े थे, अरे अब मेरा एग्जाम है, कोई तुम हमसे बात मत करो, तुम अपने घर में मम्मी पापा किसी का भी कुछ सुनते नहीं हो, दोस्त वगैरह सब। ये स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं। जब प्लान नहीं है तो तनाव तो होगा ही ना, इसलिए वो दिन तनाव आए ही नहीं, एकदम रिलैक्स रहेंगे। अरे मेरा तो सब कुछ रिवाइज है, क्या पूछोगे, कहाँ से पूछोगे, है कि नहीं? तुमने अपना 100% तो किया है। लेकिन ये रिवीजन प्लान क्या मैं केवल फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ? नहीं, रिवीजन प्लान टू ऑल सब्जेक्ट्स। अब देखो, अगर बोर्ड का बात करो तो ऑल सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है मालूम है ना? वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही नहीं होता है, वो सपोर्टिंग सब्जेक्ट भी होता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, साइड सब्जेक्ट भी होता है ना। जैसे तुम इंग्लिश पढ़ते हो या कंप्यूटर है, PHE है वगैरह वगैरह, तो कहोगे कि सर इतना इतना वर्क हम एक बार कैसे? बिल्कुल नहीं। जो साइड सब्जेक्ट्स हैं वो कंपेरेटिवली ईजी होते हैं और तुम्हारे चॉइस के होते हैं, है ना। तो उसमें क्या करो, कुछ नहीं, उनके लिए सप्ताह में 1 दिन रख लो, 2 दिन रख लो, 2-2 घंटे रख लो, 4 घंटे रख लो और उनको पढ़ते रहो। जिससे कि लास्ट आवर में जो मारामारी तुम्हारा होता है, तो कहोगे कि सर जानते हैं हम तो लास्ट आवर में ही पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला देते हैं। देखो एक बात जानना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। एक तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तुम अगर बहुत अच्छा मार्क्स भी लाते हो ना, तो तुम जानते हो कितना लाते हो मार्क्स? लगभग लाते हो 85, 80, खूब लाए 90, है ना। उसको तुम अगर पढ़े होते ना तो हो सके 99 लाते, 98 लाते, शायद 100 भी लाते, समझा ना। वो 10 नंबर जो है ना, वो तुम्हारा 2% के बराबर होता है, वो तुम्हारे 2% में इंक्रीमेंट करता है। अगर तुम एग्जाम में 88% लाते हो, 2% और बढ़ जाए, समझ रहे हो ना। 10 मार्क्स बढ़ जाए तो 2% बढ़ जाएगा, और वो 10 मार्क्स को तुमने इजीली लूज कर दिया, जिसको थोड़ा थोड़ा टाइम दिए रहते तो हो गया होता। यानी कि रिवीजन प्लान टू ऑल सब्जेक्ट्स, साइड सब्जेक्ट पे थोड़ा कम टाइम देंगे लेकिन उसको भी टाइम देंगे। दूसरी बात, साइड सब्जेक्ट्स बहुत सुनने में बहुत विचित्र लगता है। साइड मतलब जैसे लगता है कुछ इग्नोरेंट है ना। देखो हकीकत तो ये है ना कि इग्नोरेंट कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वो तुम चूँकि स्कूल से पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट को, तो तुम्हारा अगर वही तुम्हारे लिटरेचर में रहा है, लैंग्वेज में रहा है, तो वो तुम्हारे लिए ईजी है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी तुम बेटर बातों को जानोगे ना, तो जानते हो तुम कोई भी भाषा अगर बेहतर ढंग से बोल पाते हो, रख पाते हो, इसका भी कम महत्व नहीं है। बल्कि सही बात तो ये है ना कि दुनिया तुमसे सुन ही पाती है तब जब तुम्हें बोलने की कला होती है। और बोलने की कला जो है, अब तुम बोलते अच्छा हो, उसमें शुद्धता नहीं है, तो फिर भी बहुत मायने नहीं रखता है ना। इसलिए साइड सब्जेक्ट भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और बता रहे हैं, जैसे तुम लोग मान लो फिजिकल एजुकेशन लिए हुए, फिजिकल एजुकेशन में ब्रज आसन, अब लो ब्रज आसन तो याद तो कर लिया, तुम एग्जाम में आ गया, खाने के बाद ब्रज आसन होता है। अब ब्रज आसन का मतलब तुमको समझ में नहीं आता है। अरे वो एक्चुअली सब्जेक्ट मार्क्स से केवल जुड़ा हुआ नहीं है, अरे तुम्हारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। कभी कभी उस पर भी ध्यान दिया करो, लेकिन खैर चलो वो दूसरी बात है। लेकिन हम लोग तो भाई देखो लिख दिए हैं टू ऑब्टेन बेटर मार्क्स इन 12th एग्जाम, तो बेटर मार्क्स ही का भी बात करेंगे। लेकिन चलो वो भी जान लेना, याद रखना कि कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको समझ लेने में भी क्या दिक्कत है, केवल मार्क्स के लिए पढ़ना थोड़े जरूरी है। हाँ, अब चलो ठीक है, तो देखो हम लोग रिवीजन प्लान तो एक बनाए हैं। ये हमेशा याद रखना है कि हमको अपना एक स्टडी प्लान भी बनाना है ना, केवल हर दिन तो रिवाइज नहीं, हम तो आगे भी तो बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टडी प्लान हम कैसे करेंगे, तो देखो उस सबका अपना अपना होता है। ये मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ तुम फिजिक्स कितना देर पढ़ो, मैथ कितना देर पढ़ो, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह वगैरह, तुमको ये खुद से डिसाइड करना है। क्योंकि मान लो तुमको फिजिक्स बहुत अच्छा समझ में आता है,
तो शायद बहुत अच्छा समझ में आता है तो तुम कम देर में ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सको। और कोई अदर सब्जेक्ट है जो तुमको दिक्कत कर रहा है, तो दिक्कत कर रहा है तो हो सके वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है ना, तो टाइम का भी एक एडजस्टमेंट कर लो। और देखो एक बात हमेशा होता है, जैसे तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, रूटीन तो बना लिए, रूटीन बनाते समय तुम इतना हार्ड हो जाते हो, इतना क्रूर हो जाते हो कि अपने आप को रिलैक्स देने का कोई टाइम नहीं रखते हो, है ना। एकदम पूरा इस तनाव वाला जो है बना लेते हो प्लान कि एकदम इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ना है। तो चलो क्या प्लान बनाए भाई, तो सुबह 7 बजे से 10, मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारा अभी छुट्टी चल रहा है, तुम ऐसे पीरियड से भी अभी पास कर रहे हो, है ना, कि अभी छुट्टी चल रहा, तुम बनाया प्लान क्या, सर आज मुझे बोले हैं मुझे तो टॉप करके दिखाना है, अगले साल मेरा अखबार में ज़रूर नाम आएगा, एकदम लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे। चलो चलो बहुत अच्छा बात, अच्छी बातें हैं ये सब, कुछ अच्छे ढंग से सोचे। कभी कभी जानते हो ना, कहा गया है कि जो सपना देखता है ना उसी का सपना पूरा भी होता है, जो सपना ही नहीं देखेंगे तो फिर पूरा किस चीज़ को करेंगे। इसलिए एक गोल तो बनाना पड़ता है ना, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना होता है, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना, लगातार कोशिश करेंगे। अब तुमने रूटीन बना लिया, सुबह 7 से 10 मुझे फिजिक्स, आधा घंटा ब्रेक, 10:30 बजे से 1 बजे तक केमिस्ट्री, फिर हमारा मैथ बायोलॉजी वगैरह बना लिया, कुछ भी अपने रूटीन तुम बना लिया। और जग कितने बज रहे हो, 9 बजे, अरे लो आज तो गया, बस। इसलिए जानते हो ना, सफलता में स्वनियंत्रण जरूरी होता है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज़ है, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी चीज़ है। अगर हमने बनाया है ना कि 7 बजे जगना है तो जगना है। और जानते हो, दुनिया जाने या ना जाने, तुम्हारा वो कमिटमेंट खुद से है ना, हमने खुद से संकल्प लिया है कि नहीं 7 बजे जगना है, नहीं तो फिर खुद पे ही शर्मिंदा भी होना है अंदर अंदर कि बस मैं कैसा हूँ, मैं लिखता हूँ कुछ नहीं कर पाता। चलो दुनिया नहीं देख रही है, मैं खुद पे ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुसार ही काम नहीं। किसने मुझे बोला था कि सुबह 7 बजे का रूटीन बनाओ, हमने तो खुद से बनाया लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। दुनिया के नज़र में हम क्या बड़ा होंगे, अपने ही नज़र में तो हम गिरते जा रहे हैं। यानी पहले अपने नज़र में उठना है, ठीक है ना। तो कैसे उठेंगे भाई, तो जाहिर है समय पे सोएंगे नहीं तो समय पे उठेंगे कैसे। तो देखो एक रूटीन तो अपने पास होना ही चाहिए, सोने जगने के टाइम का एक रूटीन होना चाहिए, खेलने का भी एक रूटीन होना चाहिए, है ना, एंजॉयमेंट के लिए भी एक रूटीन होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर लाइफ तो बोरिंग हो जाएगा ना। इसलिए रूटीन जब बनाओ ना तो बहुत निर्दयी बन करके नहीं, थोड़ा रिलैक्स रह करके। अगर तुम अगर सुबह में जग जाते हो, ऐसे तो सबसे सुंदर समय माना जाता है, अगर भारत के मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ लोग कहता है सुबह का 5 बजे खूबसूरत होता है। उसका खूबसूरत होने का कारण जानते हो, जैसे रात भर में जो है बहुत सारे पॉल्यूशन के डस्ट वगैरह नीचे गिर चुके होते हैं, एकदम हवा जो है ताज़ी ताज़ी हवाएं मिलती है ना, एक बहुत ही अलग एहसास होता है। गर्मी सर्दी जिसका भी दिन हो एक अलग एहसास होता है, उसको ब्रह्म बेला भी बोलते हैं, है ना। वो सबसे खूबसूरत समय होता है। तुम लोगों का तो बहुत थोड़ा बढ़िया से सोचो ना, कितना दिन हो गया है तुमको सूर्योदय देखे हुए, क्या पता दिन होगा कि महीना भी हो गया या कहीं साल भी तो नहीं हो गया कि तुमने सूर्योदय को देखा तक नहीं, है ना। ये कितने खूबसूरत पल को तुम कितना मिस करते हो, छोड़ देते हो, है ना। बिल्कुल नहीं, कभी कभी देखो बहुत खूबसूरत समय है। लेकिन चलो मान लो 1 मिनट के लिए तुम 8 बजे ही जगते हो तो बस प्रण कर लो 8 बजे तो जगना ही। अब मान लो 1 मिनट के लिए किसी कारण से तुम रात को देर तक जग गए, कोई भी, चलो ये झूठ-मूठ के एक बहाना ही बना लो, क्योंकि जानते हो ना जिसके लक्ष्य होता है ना वो झूठ-मूठ के कामों में नहीं फंसता है। लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए कभी घर में तुम्हारे कोई बीमार पड़ गया, तुम हॉस्पिटल में रह गए, सुबह में 4 बजे आए, लेकिन जानते हो तुम्हारे अंदर एक प्रण है,
अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं है तो तुम्हारे अंदर एक प्रण है कि नहीं 8 बजे से तो पढ़ना है, तो भाई पढ़ना है, छोड़ो कुछ भी हो। और जानते हो शरीर क्या है? शरीर एक ऐसा चीज़ है ना, इसको जैसा बनाओगे बन जाता है। शुरू में तुम बीमार पड़ जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। हम जानते हो जब हम शुरू में पढ़ाते थे तो एक बार, बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, तो एक बार जो है एक महिला आई, बोली कि सर मेरी बेटी को आप बोल तो दीजिए ना कि कम से कम जब तक बीमार हो तब तक पढ़ने की क्या जरूरत है। तो हम बोले कि ऑब्वियस है, वो तो खुद ही समझेगी। तो नहीं ना, आप इसको बता दिए हैं ना कि तुम जब रूटीन को चेंज करोगी तो वो अपने आप थोड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद शरीर जो है उसको एडप्ट कर लेता है, और तब जो है ना शरीर तुमको बीमार पड़ने की भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जिसके पास रूटीन होता है ना, संजोग है को बहुत जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। अब क्या बताऊं, तुझे ये बता दूं कि पिछले 20-25 सालों के मेरे टीचिंग पीरियड में एक बार 2017, जिसमें मुझे संजोग से डेंगू ही हो गया, उसको एक्सटर्नल काउज ही बोलो, नहीं तो मेरे 20-25 सालों के इस टीचिंग पीरियड में तुम किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि अच्छा संजीव सर का क्लास किसी दिन इसलिए कैंसिल हुआ क्या कि उनकी तबीयत खराब है, तो कोई कहेगा ये नहीं सुने भाई। और तुम अक्सर ऐसा थोड़ा सोचो, कितने लोगों के बारे में सुने होगे, क्योंकि जानते हो मैं जब ये लॉकडाउन पीरियड भी है ना, छुट्टी में भी है ना, सुबह में 5 बजे जगेंगे, 5 बजे जगेंगे, बाथरूम में जाएंगे, पूरा फ्रेश होने के बाद नहा धोआ करके ही निकलेंगे। कहीं जाना हो या नहीं, कोई ऑफिस खुला हो या नहीं हो, पढ़ाना हो या नहीं पढ़ाना हो, नीचे जा कर के गार्डन में ही बैठेंगे, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम होगा या वगैरह वगैरह किए तो किए, नहीं हुआ हम तो कुछ पोएम्स भी लिखते रहते हैं, कुछ लिखे, लेकिन मैं अपने रूटीन को छोड़ता नहीं हूँ, ठीक ना। तो एक चीज़ तो समझ लो, मैं जो कुछ भी तुमसे बोलता हूँ ना, जिस बात को मैंने महसूस किया है वो बात बोलता हूँ। मैं उधार का बात नहीं बोलता। ये अलग बात है कि उधार के बातें भी गलत नहीं हो सकती है। हाँ, मेरे गुरुजन भी जो सिखाए हैं, जो जीवन में मुझे संस्कार दिए हैं, जो मेरे माता पिता, जो मुझे समाज से मिला है, वो सभी बातों से मिल करके मैं बना हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उन बातों को तुम्हारे बीच रख रहा हूँ। अब देखो, एक जो मेन चीज है वो क्या है, उस पर अभी हम लोग आए ही नहीं, वो है डिस्ट्रैक्शंस, है ना, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, इसको देखो हम अलग बॉक्स में बना दिए। ये अकेले है जो सबको खा जाता है ना। समझ लो ये कोरोना वायरस, ये वायरस ही है, ये सब चीज नष्ट कर देता है। तो आखिर डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन किस किस तरह का, देखो अब डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह का है। और उसमें एक है कि जिस एज में हो तुम, किसी के प्रति अफेक्शन हो जाना, सिंपल सी बात है ना, जिसको तुम लव बोलते हो। दूसरी बात, तुम मोबाइल लेते हो और गेम खेलना शुरू कर देते हो, या वो पबजी ऐसा गेम लेकर के बैठ जाते हो, मारना है मारना है मारना है, मर गए तब भी डिप्रेशन में। और उधर से गार्जियन बोल दिए, हे मोबाइल लाओ तो जी, क्या करते रहता है दिन भर मोबाइल पर, तब भी तो तुम मर जाओगे। अब तुमको गार्जियन को भी लेकर के कष्ट होता है, क्या ये भी जो है बात तो समझते नहीं है, इनको पबजी के क्या ज्ञान, ये केवल मोबाइल पर भाषण झाड़ देते हैं। हम तो मर गए, मैं तो गेम जीत रहा था, जीतते जीतते रह गया। वो कौन ऐसा जीत है? वो कोई जीत है? वो नकली जीत में पड़े हुए हो, डेटा भी बर्बाद कर रहे हो, समय भी बर्बाद कर रहे हो, और दिमाग को खराब कर रहे हो, है ना। कभी हो सके ना तो
माता पिता के बगल में बैठ के, दादा दादी के बगल में बैठ के उनके ज़माने के 2-4 कहानियाँ सुन लिया करो, बहुत मज़ेदार होते हैं और बड़ी दिल को सुकून देता है। फिर जानते हो कभी कभी मन करेगा ना कि मोबाइल तो मेरे को दिमाग ख़राब कर दिया है ना। कभी एक काम और करना, देखो हम लोगों के शुरू से ही पढ़ाया गया था, हम लोग हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े थे ना, तो हम लोग में कहा गया था ना कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपनीत सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशोबलम। मतलब अभिवादनशील व्यक्ति को, ठीक ना, तुम्हारे घर में जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, मोहल्ले में हैं, अपने दोस्त के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हैं, उनको अगर तुम सेवा करते हो तो तुम्हारा 4 चीज़ बढ़ता है, आयु, यश, ठीक ना, आयुर्विद्या यशोबलम, विद्या भी और बल भी, ताकत भी मिलता है ना। तो थोड़ा टाइम वो भी बिताएंगे, है ना। केवल ठीक है कोई गेम खेलते हो थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है, लेकिन देखो उसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए वो ना हो तो एकदम बेहतर है। समझ लेना, मैं कोरोना का एग्जाम्पल दिया हूँ डिस्ट्रैक्शन को। अब देखो एक वो हो गया, एक और रीजन है क्या, वर्तमान पॉलिटिक्स। दिन भर तुम फेसबुक पर क्या क्या अनाप शनाप लिखते हो। अरे वो न्यूज़ रिपोर्टर का क्या है, वो तो बोलता है तो उसका पैसा बनता है, उसका टीआरपी मिलता है, और तुम्हारा टीआरपी खराब कर देता है, तुम्हारा लक्ष्य ही बर्बाद कर देता है, तुम्हारे दिमागों में केवल जहर भर देता है। और जानते हो ना, लव किसको मिलता है, जिसका प्रेम भरा दिल हो कि नफरत भरा दिल हो। इसलिए पॉलिटिक्स को तत्काल एक साइड। तो देखो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना, तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, और ये पॉलिटिक्स जो है कुछ लोग अपने स्वार्थ के वजह से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमागों में केवल जहर डाल देते हैं। और एक सोचो, तुम्हारा दिमाग नकारात्मकता से भरा हुआ है, उसमें कुछ जाने को बचा भी है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत के रहने वाला हूँ, है ना। तुमने गीत गाना सुना होगा ना। एक चीज़ हमेशा जानना, प्रेम भरा दिल होना चाहिए और हर चीज़ के प्रति मन में सम्मान होना चाहिए। तुम्हारा तब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है ना, ग्रहण करने का जो क्षमता है ना वो तुम्हारा बढ़ जाता है, तुम ज्ञान सीखने लगते हो। नकारात्मक दृष्टि से व्यक्ति जो है माहौल को भी खराब करता है और खुद को तो जलाता ही। एक तो पॉलिटिक्स से अभी एकदम दूर रहना, क्योंकि देखो तुम जाहिर है 12th के एग्ज़ाम देने वाले हो, एग्ज़ाम में बेहतर करने वाले हो, और तुम क्या करने लगे, क्या क्या ये उल्टा पुल्टा अनाप शनाप, बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ और बता रहे हैं, पॉलिटिशियन देखते हो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने विरोधियों का मजाक उड़ाते हैं। शुरू में ही बोले ना, दूसरों को मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी आदमी का अहंकार मिट जाता है, वो दोष अपने में ढूंढना शुरू करता है, वो दुनिया में दोष नहीं ढूंढता है, समझा ना। इसलिए उनसे तुम थोड़ा बिल्कुल दूर रहो। अब चलो एक और चीज़ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फोटो डाल दिए, दिन भर देख रहे हैं लोग क्या कमेंट कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कि अभी तुमने न्यूज़ में सुना कि कोई टिकटॉक वीडियो डाला, कोई उसको लाइक नहीं किया, वो फांसी लगा के मर गया। और अभी देखो तुम्हारा कितना बड़ा अचीवमेंट। अरे 10 लोग तुमको लाइक ही कर लेगा तो तुम्हारा कौन सा उपलब्धि प्राप्त होने को है। लेकिन सोचो, तुम अगर 98% मार्क्स लाते हो, 95% मार्क्स लाते हो, एक अचीवमेंट तो यही हो गया ना। और फिर 95%, 98% बिना टैलेंट के तो आता नहीं ना है। तो एक तो तुम्हारा टैलेंट का तो मुहर तो लग गया ना कि नहीं ये टैलेंटेड तो है ही। और ऐसा भी नहीं है, जो लोगों ने मन लगा के और स्ट्रेटजी से पढ़ा है उन्होंने दुनिया को ही कुछ दिया है ना। अब बाकी लोग दुनिया में आग लगाया है, दुनिया को देने वाले वही लोग हैं, है ना। इसलिए उस तरह से सोचना। अब देखो, अब ये कोशिश ही मत करो, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब से कोशिश करो अपने को दूर करने का, छोड़ना।
तुम्हारे लाइक करने से मैं लाइक हो जाऊंगा, तुम्हारे डिसलाइक करने से मैं डिसलाइक। उठना है या गिरना है, मुझे अपनी नज़रों में गिरना है, उठना है ना। अब तुम एक बात सोचो, तुम जा करके किसी दुकान में से कुछ सामान को चुरा लिए, दुकानदार देखा नहीं, कोई देखा नहीं, चलो दुनिया की नज़र में तुम गिरे नहीं, लेकिन तुमने क्या सोचा, तुम अपने नज़र में तो गिर गए ना। याद रखना, जो अपने नज़र में गिर जाता है ना, उसको उठना बड़ा मुश्किल काम होता है। दुनिया के नज़र में गिरोगे ना बुरा काम करके, एक दिन अच्छा काम करोगे ना तो दुनिया तुम्हारी वाहवाही भी करेगी, है ना। तुम लोग सुने होगे वाल्मीकि रामायण लिखने वाले जो राइटर वाल्मीकि जी जो रहे, वो शुरुआत दौर में जो है वो उतने सदाचारी और उतने बेहतर इंसान नहीं रहे थे, बल्कि उनकी इतिहास बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा काम किया तो आज जोड़ करके देखा जाता है ना। यानी कि दुनिया के नज़र में खराब हो तो अच्छे काम करके दुनिया के नज़र में थोड़ा बहुत बेहतर बन भी सकते हो। ये अलग बात है कि खराब काम जो है ना वो छोड़ता नहीं है। जीवन में जब तुम गलत करोगे ना, एक दिन कितना भी अच्छा कर लोगे, दुनिया कहेगा ठीक ठीक कोई बात नहीं है, अच्छा किया है, कोई बात, इसका बड़ाई होना चाहिए, लेकिन बहुत गंदा आदमी था ये, है ना। इसलिए कोशिश तो करना है कि गंदगी हो ही नहीं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कलंक तो लग ही जाता है ना इंसान पे। कोशिश करो कलंक न लगे। और रही देखो, अभी हमने बताया ना कि जैसे तुम कुछ गलत किए तो पहले एहसास किसका होता है, खुद के बारे में। तो किसके नज़र में गिरते हो, अपने नज़र में। इसलिए मुझे अपने नज़र में गिरना नहीं है और दूसरे के नज़र में उठना नहीं है, मुझे अपने नज़र में उठना है, ठीक है ना। मैं खुद का बादशाह हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम निर्भीक हो, तुम अपने बातों को रखना जानते हो। तो एक चीज़ तो ये समझ लो। अब चलो, मैं जो जहाँ पे आ रहा हूँ, तुम्हारा जैसे फ्रेंडशिप है ना, कुछ फ्रेंड्स हैं बिना मतलब के खड़ा होकर के बहुत देर देर तक टाइम पास करें। तुम जानते हो तुम अच्छे मित्र तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम अपना भी टाइम बर्बाद करो, उसका भी टाइम बर्बाद करे। हाँ मिलेंगे, मित्र तो है ही है भाई, चलो मित्र से अच्छी बात तो होती नहीं, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा चीज़ है जैसे माता पिता से हम हर बात को आपस में शेयर नहीं कर सकते, और मित्र होता है जिससे हम लोग ज़्यादातर बात शेयर कर पाते हैं। हालांकि कहीं भी 100% शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही बात जो है कल तुम्हारे लिए घातक भी हो जाता है। इसलिए मित्र होना जरूरी है, लेकिन मित्र के लिए ही टोटल समय है, तब तुम समझ लो तुम्हारा कोई मित्र भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तुम मजबूत नहीं होगे ना, तुम्हारे पास कौन आएगा, तुमको कौन पसंद करेगा। आज जो है ना 2-4 लोग जो तुमको पूछ रहे हैं, तुम कल असफल हो जाओगे, कोई कहेगा अरे वो ऐसे ही था, भी स्टूडेंट लाइफ में भी केवल ऐसे ही झूठ मूठ के काम करता था, तो होगा नहीं असफल। वो तुम्हारा जो मित्र जिसके लिए तुमने अपना समय बर्बाद किया, हो सके कल वही जो है तुम्हारे लिए काम न आए, है। अब देखो एक और बात है, जो मेन बात तुम्हारा है वो ये है अपोजिट सेक्स के प्रति अफेक्शन, है ना। सोचो, बहुत बार जब तुम स्कूल में पढ़ता था वहाँ कभी अफेक्शन हो गया, कॉलेज में आए फिर वहाँ अलग हो गया। ये भी देखो गजब बात है, ये भी बदलते जा रहा है। और फिर कभी कभी क्या है, कभी कभी कुछ गाने बहुत अच्छे लगने लगे, है ना, जैसे तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुझे क्या पता, मुझे तुझसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। चलो है ना, कुछ गाना अब जैसे हम लोग के ज़माने में लोग ऐसे गाने, अब तुम बोलते हो आज के ज़माने में बात करते हो तो तुम अलग अलग टाइप के गाना ले लेते हो, है ना, कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लेकिन चलो एक बात मैं तुझे बता दूं, है ना,
तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल। लेकिन एक बात सोचो, तुम इसी तरह से उसी में उलझे रहोगे तो जलता है दिल ही नहीं होगा। सुने हो ना, अक्सर गली मोहल्ले के प्यार को इंजीनियर डॉक्टर उठा ले जाते हैं। तो प्यार हासिल करना है ना, तो जीवन में कुछ बनना पड़ेगा। मतलब तुम्हें उस लव को भी इंस्पिरेशन में बदलना है कि तत्काल तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ऐसा इबादत लिखूंगा कि तुम खुद ब खुद खिंची चली आएगी। कुछ हो या नहीं हो, मुझे प्रेम मिले या ना मिले, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो जरूर मिल जाएगा ना, उसी से प्रेरणा लेकर के ना मिल जाएगा। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखो, ये जो तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये बहुत तरह का है। मैंने सब पे चर्चा किया है। ये डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, और अगर तुम इसको नहीं हटाते हो तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। तुम्हारे पास फिर विकल्प दो ही है ना। लेकिन एक चीज जान रहे हो, अगर तुम इसको हासिल करते हो तो खुद ब खुद हासिल होता है। तो बस अब यही समझ लो, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, दिन रात लगना है, कंसिस्टेंट वर्क करना है, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स देना है। अगर कोई गेम भी खेलते हैं मोबाइल पे ना, उसमें नियंत्रण होगा, इतना देर ठीक है, कोई बात नहीं, हार गए गेम, हार गए, छोड़, खत्म, यार ये तो गेम है। मैं तो जिंदगी का विजेता हूँ, मुझे कहाँ बनना है, अपने जिंदगी में ऊंचाई हासिल करना है ना। और हमेशा याद रखना, अपनी सफलताओं के लिए केवल दूसरे पे दोष नहीं देना है। फिर देखो, मैं वो लाइन बोल रहा हूँ जो अक्सर मैं अपना लिखे हुए वक्त शीर्षक का पोएम है कि तुम जब दुनिया जमाने से केवल शिकवा करते रहते हो और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, तो बस यही जानना, जमाने से क्यों शिकवा करते हो, जमाने से क्यों शिकवा करते हो। सदियों से बेदर्द रहा ये जमाना, जमाने से क्यों शिकवा करते हो, सदियों से बेदर्द रहा है ये जमाना। आसमां उनके कदमों के नीचे होता है, जिसने वक्त पे है वक्त को पहचाना। ठीक है ना। थैंक यू। और हाँ, एक बात और तुम लोगों को बताना था कि आज मैं 12th का कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, आज कोई लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे, ठीक ना, 12th से रिलेटेड। लेकिन कल जो है, क्योंकि तुम लोग जो कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, कमेंट बॉक्स में डाले थे, तो कल मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें तुम्हारे द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का आंसर होगा। साथ में A=Q×E का एप्लीकेशन भी बताए हैं। उसके अगले वाले वीडियो में भी फिर तुम जो भी कमेंट किए हुए रहोगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बतलाएंगे। एक बात और बता दें, अगर तुम लोग 11th सिलेबस भी साथ में देखते चल रहे होगे, तो अभी हम वेक्टर का 3 वीडियो पब्लिश किए हैं। चौथा वीडियो कल जो है वो 3 बजे पब्लिश होगा, ठीक ना। तो तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। चलो, थैंक यू।